हाय फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड में। बच्चों, जैसा कि आपके केमिस्ट्री की एग्ज़ाम 27 फरवरी को होने वाला है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन पर चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करेंगे, जिसमें कि आज का हमारे पास में पहला चैप्टर है। हम फिजिकल केमिस्ट्री का ले रहे हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में बच्चों बेसिकली हम न्यूमेरिकल सेक्शन के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब न्यूमेरिकल में हम क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों कॉन्संट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज आ जाता है। इसलिए इंडिविजुअली ऐसे कॉन्संट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम पूछे जाते हैं, और डायरेक्टली हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहला बात है यहाँ पे राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, पहले तो हम राउल्ट्स लॉ को समझेंगे। राउल्ट्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट, कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकेंड, दो कंपोनेंट दिए गए हैं। और अगर इसका लिक्विड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन इनके chi1 एंड chi2 है और टोटल वेपर प्रेशर P टोटल है, तो पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 के बराबर होगा। और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अगर y1 एंड y2 है, तो कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। P टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ओवर द सॉल्यूशन। अब P टोटल में पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पर P1 इक्वल टू P1 नॉट chi1, P2 इक्वल टू P2 नॉट chi2। अब इसमें से हम chi1 के टर्म में chi2 को लिखें या chi2 के टर्म में chi1 को लिखेंगे, तो राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन आता है P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस chi2, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। यहाँ पर हमेशा ध्यान रख लेना है बच्चों कि जिस कंपोनेंट का प्योर प्रेशर कम दिया होगा उसको आप पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने केस भी दिखा दिया कि P1 नॉट इज लेस देन P2 नॉट। और ये बात ध्यान रहे, अगर ये फार्मूला लिखने में मिस्टेक होता है तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है बाहर सेम कम 1 आएगा, P1 नॉट P1 नॉट, और अंदर की तरफ जो है P2 नॉट। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए ये जनरल सा आइडिया आपको दे रहे हैं। अब दोनों मोल फ्रैक्शन लिक्विड कंपोनेंट के अंदर में अगर देखते हैं लिक्विड फेज में, तो दोनों मोल फ्रैक्शन जो है chi1 और chi2 इक्वल टू 1, दैट इज समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। तो ये इसको 1 कंसिडर करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन करने में। अब अगर किसी एक कंपोनेंट के टर्म में टोटल प्रेशर निकालना है, लाइक chi2 दिया है, तो अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है, आपको P1 नॉट P2 नॉट ये वैल्यूज जो है दिए रहेंगे, और क्वेश्चन में क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस जो होते हैं वो chi1 का, अगर ये फॉर्मूले में chi2 आप लगा रहे हो, लेकिन अगर के देखा जाए तो क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या होता है, chi1 की मोल फ्रैक्शन गिवन हो जाता है, chi1 का मोल फ्रैक्शन गिवन रहता है। और ऐसे केस में आपसे टोटल प्रेशर पूछ दिया जाए तो ध्यान रखेंगे chi1 का अगर मोल फ्रैक्शन chi1 दिया गया है, तो यहाँ से हम chi2 निकाल लेंगे, chi1 प्लस chi2 इक्वल टू 1 से। यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा chi2 का, और टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो या तो क्वेश्चन आपको टोटल प्रेशर निकालने के लिए पूछा जाएगा, या फिर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आपको प्योर वाला दिया रहेगा और एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, और फिर पूछा जाएगा टोटल प्रेशर अगर गिवन है तो दूसरे कंपोनेंट का प्योर प्रेशर क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर क्या होगा, ये पूछा जाएगा। तो इस फार्मूले को आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद इसमें एक लेवल और क्वेश्चन का होता है, जिसमें कि गैसियस फेज में ये जो मोल फ्रैक्शन है y1 और y2, इनके बारे में पूछा जाता है। तो याद रखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। गैसियस फेज में जो पार्शियल प्रेशर है, दैट इज ये आपका डॉल्टन लॉ से यहाँ पे आ रहा है, P1 तक पार्शियल प्रेशर, P1 इक्वल टू y1 P टोटल यहाँ पर गैसियस फेज में, और P2 इक्वल टू y2 P टोटल। और यहाँ से देखें तो y1 जो है ये है आपका गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन, y2 गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन या वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपन टोटल प्रेशर,
y1 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का अपॉन पी टोटल, y2 क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का टोटल पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर का फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है इससे कोरिलेट कर रहे हैं। और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर y2 निकालने के लिए होगा, और ये आपका पार्शियल प्रेशर यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, Chi1 Chi2 ये निकाल सकते हैं। अगर किसी एक का किसी एक का पार्शियल प्रेशर किसी एक का आपको प्योर प्रेशर दिया हुआ है तो दूसरे कंपोनेंट का प्योर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन राउल्स लॉ से रिलेटेड आ जाता है। अब इसमें आता है क्वेश्चन एक हेनरीज लॉ से। हेनरी लॉ के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है क्या, हेनरी लॉ जैसे होता है दैट इज solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure applied। अब प्रेशर अप्लाइड के डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू solubility, सिंपल समझे solubility। अब ये solubility क्या होता है, मास के टर्म में भी हो सकता है या मोल के टर्म में हो सकता है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में हो सकता है, मास फ्रैक्शन के टर्म में होता है, मास फ्रैक्शन के टर्म में हो सकता है, वॉल्यूम के टर्म में हो सकता है, किसी भी टर्म में आपका हो सकता है। अब इसमें अगर देखें तो हेनरीज लॉ बेसिकली जो है मोल फ्रैक्शन पे दिया गया है आपके सिलेबस में। तो हमारा यहाँ से फार्मूला जो बनता है P इज प्रोपोर्शनल टू चाई, और P इज प्रोपोर्शनल टू चाई, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू KH इंटू चाई। KH यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन, KH यहाँ पर हेनरी कॉन्स्टेंट, KH इज हेनरी कॉन्स्टेंट, चाई इज मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। लिक्विड के अंदर में यहाँ गैसियस फेज है, ये लिक्विड है, तो लिक्विड में कितना गैसियस फ्रैक्शन डिजॉल्व है, गैस का कितना मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व है, ये लिक्विड के अंदर में ये चाई है। और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, P क्या है, यहाँ पर प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, राइट। तो चाई का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए P और KH दोनों की सेम यूनिट है। हमेशा याद रहे, अगर KH की वैल्यू जिस यूनिट में दी गई है प्रेशर उसी यूनिट में हमको रखना है, या फिर अगर आपको KH की वैल्यू दिया गया है किसी दूसरे यूनिट में और प्रेशर हमको जो है किसी दूसरे यूनिट में तो कन्वर्ट कर लेंगे, तब जा कर के आंसर आएगा वहाँ पर। यानी अगर आपको दे दिया गया है जैसे अगर KH की वैल्यू दे दिया गया है, मान लेते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 पास्कल दिया है, मान लो -6 पास्कल दिया है। और अब ऐसे केस में जब आप फार्मूला निकालेंगे तो P की जो वैल्यू आएगी वो भी पास्कल में ही आएगी, और अगर इसको एटमॉस्फेयर में लिखना होगा तो फिर पास्कल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि 1 पास्कल इक्वल टू 10 टू द पावर 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और या फिर आप कहें कि 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। और एटमॉस्फेयर के टर्म में अगर लिखेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। तो ये यूनिट का यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे दोनों की यूनिट सेम रहेगी तभी कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो फिर आंसर आपका गलत आएगा। तो इस तरीके से हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे एक तो सिंपल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है और अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, जैसा कि आपने 1 मोल लिया तो लिक्विड फेज में डिजॉल्व होने पर भी आपका 1 मोल ही रह रहा है, तब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जनरल फॉर्म जो लगा रहे हैं ये होगा। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, the properties which depends upon the number of solute particles, number of solute particle, that means number of moles of the solute particle भी कह सकते हैं in the solution। तो अब इसमें आपका आता है पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ना कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या होता है, कम हो जाता है। तो कितना कमी आई है वेपर प्रेशर में, डेल्टा P, और पहले प्योर वाले में कितना था, इसका रेशियो ही रिलेटिव लोअरिंग होता है। ओके, जैसे कि आपके पास में
सपोज दैट कि 50 रुपीज़ है और 50 रुपीज़ में से आपने 10 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो आपके जो रिलेटिव खर्च कितना हुआ है जो इनिशियल अमाउंट था उससे, तो ये हो जाएगा 10/50। ओके, उसी तरीके से अगर इनिशियल प्रेशर P1 नॉट था और फाइनली सोल्यूशन का प्रेशर जो था, सोल्यूशन में प्रेशर जो आ रहा था वेपर प्रेशर P1 है, तो ये होगा रिलेटिव लोअरिंग P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट। फार्मूला ऑलरेडी आपको ये मालूम होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू Chi2 होता है। Chi2 इक्वल टू N2/N1 प्लस N2 एंड दैट N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ द, this is N2 number of, this is N2 number of moles of the solute upon total number of moles, solute के moles mass upon molar mass and that mass upon molar mass, mass upon molar mass of the solute and solvent। अगर सोल्यूशन काफ़ी डाइल्यूट है, इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं, अमाउंट अगर बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में Chi2 की जगह पे हम N2/N1 लेते हैं एंड सीधा फिर W2/M2 एंड W/M1 रख लेते हैं। अब अगर आपको प्योर प्रेशर दिया गया है और सोल्यूशन का प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, तो ऐसे केस में अगर ये सारे कंपोनेंट्स मालूम है आपको, तो पूरी वैल्यू का यूज़ करेंगे। नहीं तो अगर ऐसा केस में आपको मोलर मास निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कह दिया गया है, जैसे आपको यहाँ पर मोलर मास निकालने के लिए कह दिया जाए सॉल्यूट का, और ऐसे केस में आपको प्योर प्रेशर और सॉल्यूशन का प्रेशर दोनों दिया गया है, तब आप डाइल्यूट करके कंडीशन लगा लेंगे। लेकिन याद रहे, जब भी आप बोर्ड में ये चीज़ लिखेंगे तो डाइल्यूट कंडीशन जो होती है उसे हम पहले से लिख देंगे कि कंसिडरिंग द सॉल्यूशन एज डाइल्यूट, ताकि आपके लिए एक कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा या आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आपके फेवर में रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या होता है, दैट इज, ये टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि जब उसमें आप सॉल्यूट घोलते हो तो ऐसी कंडीशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वापस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर तक लाने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और प्योर सॉल्वेंट का कम होता है, इसलिए डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट लगाते हैं। अब ये डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टीबी इक्वल टू, टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें से आता है केवी, तो टीबी इक्वल टू केवी इंटू एम। और यहाँ पर केवी क्या है, केवी होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। केवी को क्या बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, 8 डिग्री सेल्सियस केल्विन डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल वाटर के लिए ये वैल्यू होती है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 मोल कोई सॉल्यूट है 1 केजी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देते हैं, मतलब वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में 0.52 का एलिवेशन हो जाता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी बॉयल हो रहा था, वाटर बॉयल हो रहा था, अब वो होगा 100.52 डिग्री सेल्सियस या केल्विन कह सकते हैं, जो भी केल्विन में आएगा वैल्यू कन्वर्ट करने पर वो लिखेंगे, उस पर बॉयल होगा। अब डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू यहाँ पे मोलैलिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखेंगे, तो W2/M2 W1/1000 इस फॉर्म में इक्वेशन आ गया। जनरली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन पूछा जाएगा या फिर उस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास पूछा जाता है। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन की बात करें तो सेम यही बात यहाँ पर भी होती है। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन भी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में हमको डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा TF नॉट माइनस TF। TF नॉट क्या है, ये प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, और TF जो है ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये होगा 0 से हमेशा कम, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूट डालने पर क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, इसीलिए TF नॉट माइनस TF लिखा गया है। TF इक्वल टू डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, ये भी मोलैलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फॉर्मूला पूरा इसी के अकॉर्डिंगली होगा।
यहाँ के एफ की वैल्यू जो होती है 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है वाटर के लिए। बच्चों यहाँ पर इसका ये मतलब होता है कि अगर हमने एक मोल सॉल्यूट को 1 केजी वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा 1.86 डिप्रेस हो जाएगा, जीरो से नीचे चला जाएगा, मतलब कि -1.86 ये आपका डिग्री सेल्सियस कह लें या केल्विन में ये वैल्यू जो होगी उतनी ही वैल्यू केल्विन में डाउन चला जाएगा, मतलब 273 से -1.86 नीचे चला जाएगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है इतना वाटर का, और फार्मूला बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर भी आपसे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दिया रहेगा तो मोलर मास पूछ सकता है, या फिर अगर मोलर मास दिया होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इक्वल टू CRT, सिंपल फार्मूला आपका इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पर C क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, दैट मीन्स मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये वॉल्यूम आपका लीटर में रखते हैं। अब अगर ml में दिया गया है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और मोल के लिए क्या होगा? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर R/T। फिर इस फार्मूले को इस फॉर्म में रख दिया, मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब आती है बात R का। R की वैल्यू कंफ्यूज ज़्यादा होता है, कभी कभी 8.314 बच्चे सोचते हैं, कभी कभी 0.082 0.083 अलग अलग तरीके से आता है। लेकिन यहाँ ध्यान रख लेना है, जब भी कभी फ्लूइड नेचर की बात करते हैं, जहाँ कहीं पर भी फ्लूइड या फ्लो के बारे में बात की जाए, तो ऐसे केस में आपको R की वैल्यू 0.082 जब रखते हैं तो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल है, यानी कि जब R की वैल्यू ये रखेंगे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जो होगी वो एटमॉस्फेयर के टर्म में आएगा, और R की वैल्यू अगर 0.083 रखते हैं तो ऐसे केस में आपका पाई की वैल्यू जो आएगी वो लीटर बार, यहाँ पर आएगा लीटर बार का टर्म आएगा, यानी प्रेशर क्या होगा? बार के टर्म में आएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और ये फार्मूले इसमें यूटिलाइज होंगे। अब इसके बाद हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में बात करेंगे।